Hello everyone, once again welcome back to my class and very good afternoon to all of you. And as you all know that we have started chapter number 2 of civics, which is understanding secularism, and so far we have had a discussion about the meaning of secularism. Along with that we also came to know that why with what kind of aims and objective constitution had opted for the concept of secularism, and along with that हमने ये भी सीखा that why it is separated, why the religion or the religious matter is separated from the state or the state matter. And in the last video we had a discussion about Indian secularism. हमने Indian secularism के बारे में भी पढ़ा कि भारत के संदर्भ में या भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या है. हमने स्ट्रैटेजीज के बारे में जाना that the different kind of strategies government or the Indian state had opted for the purpose of promoting secularism, for the purpose of respecting each and every religious group and community, along with that giving each and every religious community the equal kind of status and rights in the society. हमने पढ़ा कि जो strategies थी उसमें intervention की strategies थी, non interference की strategies थी. तो as per the requirement of the time, as per the needs and रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज़ कभी कभी स्टेट इंटरफेयर करती है, बट जो बेसिक आइडियोलॉजी है विच हैज़ बीन सजेस्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये दो चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट कर दिया. ये कहा गया कि एक रिलीजियस कम्युनिटी या रिलीजन अलग रहेगा और भारत राष्ट्र अलग रहेगा. दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग रहेगी, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा. ये हमने जाना. एंड नॉट ओनली दिस, हमने ये भी पढ़ा कि बहुत से ट्राइनी होते हैं मेजॉरिटी ग्रुप के, उनको बढ़ावा न मिले, उसके साथ साथ एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे को डोमिनेट ना करे, सप्रेस ना करे. एंड अलॉन्ग विद दैम दैट समटाइम इट हैपन्स कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के निचले लोगों को या डाउन ट्रोडन लोगों को दबाते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. इनसे बचाने के लिए एंड अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स in order to protect the individual freedom of each and every person to follow his or her religion of choice, इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया और इसको प्रमोट करने की कोशिश की गई. नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन अबाउट in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries. मतलब कि विश्व में और जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी तुलना में भारत का जो पंथ निरपेक्षता है या भारतीय पंथ निरपेक्षता किस तरीके से अलग है. मीन्स देयर माइट बी सर्टेन काइंड ऑफ डिफरेंसेस कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया वो दूसरे नेशन के कंपैरिजन में किस प्रकार अलग है या नहीं है. ये भी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे. Now, some of the above means the kind of objective which we have read in the previous video, in the previous class. इन objectives को fulfill करने के लिए the objective which we had discussion before, these are the objectives which are similar to those that have been included in the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. Means the kind of objective that we have had a discussion in the previous classes and which has been given in your book. हमने जिन objective को पढ़ा कि एक community दूसरे community को suppress ना करे, ये objective था. हमने ये पढ़ा कि within the community एक group अपने ही community के दूसरे group को suppress ना करे या फिर state किसी से उनकी religious freedom को ना छीने. इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया था. तो ऐसे ही विश्व के और भी डेमोक्रेटिक देश हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन है और इन्हीं सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी उन्होंने भी ध्यान में रखकर सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन. मीन्स कि पहला अगर आप एग्जांपल लें तो यूनाइटेड स्टेट्स का, US का, वहाँ पे जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जो सुधार हुआ संविधान में उनके, उसके तहत इट प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में सुधार करने के बाद, अमेंडमेंट करने के बाद प्रोहिबिशन लगा दी गई, रोक लगा दी गई लेजिस्लेचर के ऊपर, जो विधायिका होती है उनके ऊपर, कि कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनेगा
दैट वुड रिस्पेक्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, जो किसी भी पर्टिकुलर धर्म, उनके संस्थापक या उनकी स्थापना को या किसी भी तरीके से उनसे जुड़े किसी भी मैटर को फेवर करे। मतलब कि जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, जो सुधार किया गया, उसके तहत प्रोहिबिशन लगा दिया गया, प्रतिबंध या रोक लगा दी गई लेजिस्लेचर के ऊपर कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो किसी भी धर्म के इस्टेब्लिशमेंट को प्रमोट करे, किसी भी धर्म के इस्टेब्लिशमेंट की बात करे। And or that along with that or that prohibit the free exercise of religion, यानी कि कोई ऐसा भी लॉ नहीं रहेगा जो किसी पर्टिकुलर धर्म को रोके अपने फेथ्स और बिलीव्स के अकॉर्डिंगली वर्क करने से। फिर से मतलब समझिएगा, ये बताने का मतलब है कि जो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट जो लेजिस्लेचर, आपको पता है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको एग्जीक्यूट करना यानी लागू करवाना, उन्हीं लोगों के थ्रू होता है। एंड देन आपका जुडिशरी होता है जो कि न्यायपालिका, जो सेपरेट एक डिफरेंट और एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक लॉ बनाता है दूसरा इम्प्लीमेंट करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपका जो थर्ड ऑर्गन है दैट इज जुडिशरी, दैट इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। जो न्यायपालिका होती है वो स्वतंत्र होती है। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हीं पर रोक लगा दी, लेजिस्लेचर पर रोक लगा दी कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के इस्टेब्लिशमेंट को, उनके स्थापना को रिस्पेक्ट करे, या फिर कोई ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के स्थापना को प्रोहिबिट करे, उनके अपनी प्रैक्टिसेस और बिलीव्स को मानने से रोके। इस तरह का लॉ बनाया गया दैट यू कैन इवन कंपेयर विद दैट ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर ही सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया था, सो दैट इट वुड नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन एंड फॉर द सेक ऑफ सम अदर रिलीजन, यानी किसी एक धर्म के को पक्षपात करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए किसी दूसरे को डोमिनेट नहीं किया जाएगा। ये इंडिया का भी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था। मीन्स दैट what is meant by the word establishment, यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया establishment, इसका क्या मतलब है? It means that the legislature cannot declare any religion as the official religion, यानी कि establishment का मतलब है किसी का भी स्थापना हो जाना, किसी को भी adopt कर लेना। तो ये कहा गया कि जो legislature होगी अमेरिका की, वो किसी भी particular religion को adopt नहीं करेगी, कोई भी official religion नहीं होगा देश का। That was added in the US Constitution after amendment, सुधार करने के बाद ये सुधार वहाँ के संविधान में किया गया और प्रोहिबिशन लगा दिए गए लेजिस्लेचर पे फॉर मेकिंग एनी सच लॉ दैट विल प्रमोट वन रिलीजन और एनी सच लॉ दैट विल प्रोहिबिट एनी रिलीजन, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। कहा गया कि ना तो वो किसी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर सकेंगे, यानी लेजिस्लेचर की बात हो रही है, विधायिका की, ना ही वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रेफरेंस दे सकेंगे। In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. इस बात को ध्यान रखिएगा and we'll have a comparative study of our country with that of US कि हमारे और उनके बीच में क्या difference रहा। No doubt they have also opted for secularism. They promoted secularism into their nation. They prohibits legislature from making any such law that will promote or prohibit any religion on the stake of some other religion. But there are certain differences between Indian secularism and the secularism that has been adopted in the rest of the world, especially for example USA about which we are having discussion. तो ये कहा गया कि जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन रहा इन प्रोहिबिशन के अकॉर्डिंगली, यूएसए ने क्या किया कि द सेपरेशन, उन्होंने सेपरेशन कर दिया स्टेट और रिलीजन के बीच में। मतलब ये कि ना तो स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करेगा और ना ही रिलीजियस मैटर स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करेंगे, दोनों के बीच कंप्लीट सेपरेशन रहेगा। नो इंटरवेंशन, नो इंटरवीन, नो एनी काइंड ऑफ relationship or any kind of support and togetherness between these two concept, यानी स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई टुगेदरनेस कभी नहीं हो सकती। ना वो उनके काम में दखल देंगे, यानी कि ना राष्ट्र धर्म के काम में आएगा, रास्ते में आएगा, ना धर्म राष्ट्र के रास्ते में आएगा। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism and
as practiced in the United States of America. As I have already told you that you might came across the fact that there are certain differences between the Indian secularism and the secularism that has been adopted in the rest of the world. भारत की जो पंथ निरपेक्षता है उसके तुलना में और देशों ने जो पंथ निरपेक्षता को अपनाया उसमें अंतर है। अब ये जो पंथ निरपेक्षता यूएस में अपनाई गई है इसमें ये हुआ कि उन्होंने कंप्लीट डिक्लेरेशन दे दिया कि Neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. ना तो राष्ट्र धर्म के किसी मुद्दे में ना धर्म राष्ट्र के किसी मुद्दे में कभी भी इंटरफेयर करेगा, कभी भी मतलब कभी भी विदाउट एनी एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। हमने ऐसा ही कुछ इंडिया के केस में भी पढ़ा था, बट देयर वर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी थे। जैसे कि अगर आपको याद हो जो परमजीत वाला केस था, एज ही वॉज अ सिख एंड ही हैड टू वेयर टर्बन इंस्टेड ऑफ वेयरिंग हेलमेट, तो इस तरह का इंटरवेंशन। फिर अनटचेबिलिटी का भी केस आपने पढ़ा। तो इस तरह की यहाँ पर जो यहाँ पर सेकुलरिज्म को फॉलो किया जा रहा था, दैट वाज डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि पूरी तरीके से एक रूल को थोप दिया गया कि सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंगली स्टेट और रिलीजन को हमने सेपरेट कर दिया है, कभी भी किसी भी कीमत पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affair. That is what you know and you have also came across in the previous lecture कि आपने पढ़ा था कि ज़रूरत पड़ने पर भारत जो है, भारत राष्ट्र सपोर्ट करने के लिए इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है, हस्तक्षेप करेगा या अपनी दखल देगा धर्म के मुद्दों में। बट यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन हुआ, मींस जो सेपरेशन था वो कंप्लीट एक स्ट्रिक्ट था, प्रोहिबिटेड था कि न स्टेट राष्ट्र के रास्ते में आएगा, न राष्ट्र स्टेट के किसी भी मैटर में इंटरफेयर करेगा, किसी भी मींस एक्स वाई जेड वॉट एवर द काइंड ऑफ मैटर इट इज़। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन सेकुलरिज्म एंड द अमेरिकन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म ने कहा कि वो मुद्दों में इंटरवेन करेगा अगर जब ज़रूरत होगी, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस एंड फॉर द सेक ऑफ ऑल द रिलीजियस कम्युनिटी इंटरफेयर करेगा इंडियन स्टेट। लेकिन यहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। यू हैव रेड हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन्ड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबोलिश अनटचेबिलिटी। आपने लास्ट क्लास में अनटचेबिलिटी का केस पढ़ा था। हमने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में। उनमें से सेकंड ऑब्जेक्टिव अगर आपको याद हो तो वो ऑब्जेक्टिव था कि समटाइम इट हैपेंस कि एक ही रिलीजियस कम्युनिटी अपने ही रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे लोगों को डोमिनेट करते हैं या सप्रेस करते हैं, और उसका हमने एग्जाम्पल पढ़ा था हिंदुइज्म में जो अनटचेबिलिटी थी, यानी छुआछूत की जो प्रथा थी। जो अपर कास्ट हिंदूज होते थे वो लोअर कास्ट हिंदूज को टेम्पल एंट्री नहीं देते थे, घरों में एंट्री नहीं देते थे। दे वर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल एंड पॉन्ड्स, दे हैड टू लिव एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द एरिया। गाँव जो होता था उसका बाहर का जो इलाका, बीहड़ इलाका होता था, वहाँ उनको रखा जाता था। उनसे ह्यूमन एक्सक्रीटा वगैरह और एनिमल एक्सक्रीटा साफ करवाए जाते थे, और इस तरीके से ये सारे रीजन्स की वजह से उनको अछूत माना जाता था। दैट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये जो डोमिनेंस था विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी था, यानी एक रिलीजियस कम्युनिटी अपने ही रिलीजन के और दूसरे लोगों को सप्रेस और डोमिनेट कर रही थी। तो यहाँ पर इंडियन स्टेट ने इंटरफेयर किया। तो ऐसे ही जब भी मुद्दे आएंगे किसी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, तो स्टेट इंटरफेयर करता है। बट दैट वुड नॉट इन केस विद अमेरिकन सेकुलरिज्म। इन इंडियन सेकुलरिज्म, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principal distance vis-a-vis religion। मतलब ये कहा गया कि अमेरिका का जो सेपरेशन है स्टेट और रिलीजन का वो स्ट्रिक्ट है, यानी अमेरिका ने जो सेपरेशन कर दिया, अमेरिकन जो है रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन, रिलीजन एंड स्टेट, ये जो सेपरेशन है ये स्ट्रिक्ट रहा, यानी एकदम कठोर सख्त कानून, चेंज नहीं होने वाला। इंडियन की बात की जाए तो इंडियन ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ये जो है ये रिलीजन और स्टेट का जो सेपरेशन है ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको हम लिबरल कह सकते हैं। लिबरल का मतलब उदार है, यानी कि एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद सपोर्ट, फॉर द पर्पज ऑफ सेफगार्डिंग एनी बडीज इंटरेस्ट, एनी रिलीजियस कम्युनिटीज इंटरेस्ट, इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर सकता है।
बट उसके बावजूद अगर आपको पता है, आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि जो स्ट्रैटेजी थी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, ये भी स्ट्रैटेजी थी, यानी भारत राष्ट्र ने कहा कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उसी में ही दूसरी स्ट्रैटेजी थी कि हम इंटरवीन कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। तो अपनी पहली स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्टेट जो है वो एक डिस्टेंस हमेशा से बनाकर रखता है, यानी धर्म से एक दूरी हमेशा बनाकर रखता है, जब तक ज़रूरत ना पड़े किसी तरह का इंटरवीन या इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं करता। तो जो भी स्ट्रैटेजीज हमने पढ़ी वो यहाँ पर कंप्लीट स्ट्रिक्ट नहीं है लाइक दैट ऑफ अमेरिका, इन विच इट इज़ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप एंड द स्टेट। वो दोनों के रास्ते में नहीं आएंगे, दे वुड नॉट केम इन टू द वे ऑफ ईच अदर। बट इंडिया के केस में ऐसा है, हालांकि एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बट फिर भी इंडियन स्टेट पूरी डिस्टेंस बनाकर रखने की कोशिश करता है ताकि हर कुछ स्मूथली चले, किसी भी तरह का disturbance ना आए। And this means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution। इसका मतलब ये, अगर ये लिबरल है, उदार है, इसका मतलब ये कि ये कभी कभी इंटरफेयर कर सकता है। तो इंटरफेरेंस भी वैसा ही होगा that has been laid out in the constitution, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्शों में बताया गया है। अगर वो इंटरफेरेंस कॉन्स्टिट्यूशन के आदर्श के, उनके आइडियल्स के अगेंस्ट होता है तो वो इंटरफेरेंस रॉन्ग माना जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स का वॉयलेशन यानी उल्लंघन माना जाएगा। तो इन केस इफ द स्टेट इज intervening into the affair of any religious community and their practices, that should be according to the ideals that has been prescribed by the constitution, otherwise it would be regarded as the violation of the ideals of Indian constitution। अगर उन आदर्शों के हिसाब से इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, इंटरवीन नहीं कर रहा, तो ये माना जाएगा कि आदर्शों का उल्लंघन हो रहा है। These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles। अब ये जो idols हैं, idols of constitution, idols का मतलब होता है आदर्श। आपको पता है कि constitutions कुछ आदर्शों को प्रोवाइड करता है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। एंड ये आइडल्स स्टेट पूरी तरीके से फॉलो करता है अपने अलग अलग अफेयर्स में, अलग अलग मैटर्स में, ताकि संवैधानिक तौर पर देश को सही से चलाया जा सके। तो इन आइडल्स को फॉलो करते हुए इंडियन स्टेट इंटरफेयर कर सकता है रिलीजियस मैटर में। एंड एट द सेम टाइम दीज आइडल्स वर्क्स एज द स्टैंडर्ड। ये एक मेजरमेंट या एक स्टैंडर्ड की तरह काम करते हैं। दे वर्क्स एज स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इन स्टैंडर्ड के तहत ये कंपैरिजन किया जा सकेगा कि स्टेट जो इंटरफेयर कर रही है वो सही कर रही है या नहीं, यानी कि हर चीज़ को नापने का एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है, तभी आप ये फाइंड आउट करते हो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। मतलब अगर राइट और रॉन्ग का भी आपको डिफरेंस करना हो तो आपको पहले मालूम होना चाहिए कि सही क्या है, तब आप बता सकेंगे कि ये चीज़ सही है या नहीं। इन द सेम वे आइडल्स क्या है, आइडल्स एक स्टैंडर्ड की तरह काम करेंगे। आप इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन स्टेट इज इंटरफेयरिंग इनटू द रिलीजियस मैटर, नो डाउट इट कैन इंटरवीन कर सकता है, लेकिन वो इंटरवेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स के हिसाब से होगा, वो आइडल्स उसके स्टैंडर्ड का काम करेंगे। क्योंकि जब कभी भी इंडियन स्टेट इंटरफेयर करेगा तो ये चेक किया जाएगा कि क्या ये इंटरवीन फेवरेबल था या नहीं। और ये आइडल्स जो है संविधान के जो भी आदर्श हैं, ये एक स्टैंडर्ड की तरह, एक मेजरमेंट यूनिट की तरह काम करेंगे, जिनसे टैली करके इंडियन स्टेट के इंटरवेंशन को फाइंड आउट किया जाएगा दैट वेदर दिस इंटरवेंशन इज अप टू द मार्क और नॉट, ये हस्तक्षेप सही था या नहीं था। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination। भारतीय राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है, आपको पता है, और इस तरीके से काम करता है ताकि किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन को बढ़ावा ना मिले, यानी कोई भी एक धर्म किसी दूसरे धर्म को सप्रेस ना करे, डोमिनेट ना करे, कोई पर्टिकुलर धर्म को ज़्यादा प्रमोशन एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरे धर्म को प्रमोशन कम मिले, ऐसा कुछ ना हो। इसकी पूरी श्योरिटी एंड सेफ्टी बनाए रखने की कोशिश इंडियन स्टेट रेगुलर बेसिस पर करता है। The Indian Constitution guarantees fundamental right about which we had already discussed in the previous classes in the first chapter as well, कि ये हमने features of Indian Constitution में fundamental rights के बारे में पढ़ा, which consist of 6 basic rights for each and every citizen of India। तो fundamental rights के through ये guarantee करता है that guarantees fundamental rights that are based on these secular principles, जो हमारे भारत के संविधान के द्वारा हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो इन्हीं पंथ
निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, यानी किसी भी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के द्वारा ना कोई शोषण होगा, ना कोई उनके अधिकारों का हनन होगा, ना उनको डोमिनेट या सप्रेस किया जाएगा, एंड फॉर द सेक ऑफ ऑल दीज थिंग्स उनको राइट्स प्रोवाइड किए गए इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. However, this is not to say that there is no violation of these rights in the Indian society. You cannot say that कि हमने protection हमको मिल गया Constitution से in terms of fundamental rights. So हम ये कह सकते हैं that there is 100% surety for each and every person. ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है. If there are some good people, then there would definitely be bad people as well. अगर बहुत से लोग हैं जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ज़रूर हैं जो बुरा भी करते हैं. और इसी की वजह से कई बार ये होता है कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि इन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है. राइट्स का वायलेशन होता है क्योंकि the world or the societies consist of so many peoples belonging to different kinds of backgrounds and having different kind of thinkings, some with evil thinkings and some with the good thinking. Some good peoples are there and bad peoples are also there. तो जो bad peoples हैं, जो evil thinkings रखते हैं, जो बुरी सोच रखते हैं, वो वायलेशन करते हैं और उन्हीं के द्वारा वायलेशन होता है. उसके लिए प्रोविजंस बनाए गए, अलग अलग प्रावधान, जिसमें पनिशमेंट है, जिसमें compensation hai, and there are so many such things. Indeed, it is precisely because such violation happens frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. तो वायलेशन ना होना, हम नहीं कह सकते कि हमें राइट्स मिल गए तो राइट्स का उल्लंघन नहीं होता, ज़रूर होता है, लेकिन उनको भी सेफ गार्ड करने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म, एक तंत्र, एक सिस्टम बनाया गया. अगर आपको अपनी जुडिशरी याद हो तो जुडिशरी इसीलिए सेटअप की गई, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट विल प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन. वो हर एक सिटीजन के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को, उनको जो बेसिक एमिनिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मिलनी चाहिए, हर वो अधिकार जो एक भारत के नागरिक को मिलना चाहिए, उनको प्रोवाइड करने का काम करती है. मैकेनिज्म एक है, एक तंत्र, एक प्रणाली बना दी गई है कि एवरीबडी कैन अप्रोच टू द कोर्ट वेन एवर ही और शी फाइंड्स दैट कि उनके लॉज को वायलेट किया गया. अगर आपको याद हो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार था, वो इसी के तहत आता है. तो एक कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया गया, पूरी तंत्र या प्रणाली, ताकि हर किसी के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके. एंड द नॉलेज दैट सच राइट्स exist makes us sensitive to their violation and enables us to take action when these violations take place. तो अगर ये जो मैंने बताया कि मैकेनिज्म है, हमारे देश की जो जुडिशरी है, दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी. जुडिशरी एक स्वतंत्र बॉडी होती है, वो इसीलिए हर किसी के फेवर में डिसीज़न लेने के बजाय वो एक अनबायस्ड वे में दोनों साइड्स को देखती है और फिर डिसीज़न लेती है. तो ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म इस्टेब्लिश्ड है. और इतना ही नहीं, हर किसी को इस मैकेनिज्म की नॉलेज भी है. हर किसी को ये नॉलेज है दैट देयर सर्टेन मैकेनिज्म, देयर एग्जिस्ट सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट विल प्रोटेक्ट देम from the violation of any such kind of right, and they also know that to whom they may approach for the safeguard of their interest. यानी लोगों को ये नॉलेज है, और नहीं है तो प्रोवाइड की जाती है थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि अगर उनके अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन किया जाता है, कोई उनसे छीनता है, तो वो कहाँ जा सकते हैं, कहाँ अपील कर सकते हैं, कैसे एक्शन ले सकते हैं, लोगों को पता है. और कुछ लोग वो भी जिनको ये नॉलेज है कि अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो एक्शन लिया जाएगा, तो इन सारे थॉट्स को लेकर लोग और सेंसिटिव हो जाते हैं. मतलब लोगों में अगर नॉलेज है रिगार्डिंग द एक्शन दैट कैन बी टेकन अगेंस्ट एनीबडी हु वायलेट एनीबडीज राइट, अगर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के राइट्स का उल्लंघन कर रहा है और उसको ये नॉलेज है, तो वो उल्लंघन करने से पहले रुक जाएगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर किसी को पता है कि मेरे साथ बुरा हुआ तो मैं कहाँ अप्रोच कर सकता हूँ, या फिर मैंने किसी के साथ बुरा किया तो वो कहाँ अप्रोच कर सकता है, ये जो नॉलेज है ये दोनों पक्ष को प्रोटेक्ट कर देता है, एक को बुरा करने से और एक के साथ बुरा होने से. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन गुड एंड बैड. एंड इफ स्टिल पीपल आर अनेबल टू यूज़ देयर थिंकिंग प्रैक्टिकली, अगर लोग अभी भी अपने थिंकिंग को प्रैक्टिकली यूज़ करके और सही डिसीज़न नहीं ले पाते, तो उनके लिए भी प्रावधान है, सज़ा मिलती है, मुआवजे लगाए जाते हैं उनके ऊपर, अलग अलग तरीके से उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, एंड सो मैनी प्रोविजंस आर देयर. तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे सेफ गार्ड किया जा सकता है लोगों को और उनके इंटरेस्ट को. And now let's have a look at the box given on page number 25 regarding the case of France, in which it is saying in France, February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous
religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap और the large Christian cross। यानी कि फ्रांस में फरवरी 2004 में एक लॉ पास किया गया और उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध या बैन लगा दिया गया हर उन स्टूडेंट्स पर जो किसी भी तरह का कॉन्स्पिक्यूअस, यानी कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है समथिंग विच इज़ डेफिसिट, जिसको हम विशिष्ट कह सकते हैं, कोई भी विशिष्ट या सुस्पष्ट होने वाली चीज़, यानी आपने कुछ ऐसा पहना हो जो कोई पार्टिकुलर रिलीजियस के फेवर में हो, किसी पार्टिकुलर धर्म का साइन हो, साफ दिखाई दे रहा हो, साफ समझ में आ रहा हो कि आप इस पार्टिकुलर धर्म या जाति के हैं, ऐसा कोई भी चीज़ जो सुस्पष्ट हो, विशिष्ट हो, यानी कि पार्टिकुलर हो। तो इस तरह की कोई भी कॉन्स्पिक्यूअस रिलीजियस या पॉलिटिकल साइन को पहनने से, कैरी करने से मना कर दिया गया, रोक लगा दी गई। जैसे कि इस्लाम धर्म में जो हेड स्कार्फ लगाते हैं उस हेड स्कार्फ की मनाही हो गई। जिविश में जो स्कल कैप पहनी जाती थी, एक प्रकार की कैप होती थी, उस पर मनाही हो गई। जो क्रिश्चियंस होते थे जो बड़े से रेड क्रॉसेस अपने नेक में होल्ड करते थे, लटका कर घूमते थे, इन चीज़ों पर सभी पर मनाही हो गई कि जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, दे शुड नॉट वेयर एनी सच काइंड ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस थिंग्स, सिम्बल्स और एनी सच थिंग दैट विल प्रमोट और दैट विल रिफ्लेक्ट द साइन ऑफ एनी रिलीजियस कम्युनिटी, जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी के साइन के रूप में चिन्हित किया जा सके, पहचाना जा सके। कहा गया दिस लॉ has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco। तो आपको पता होगा, नहीं भी पता then you will also came across these things in grade 9 कि फ्रांस जब जैसे जिस तरीके से ब्रिटेन ने इंडिया को ऑक्युपाई किया था, इंडियन कॉलोनी जो इंडिया थी वो ब्रिटेन की कॉलोनी बन गई थी, इसी तरीके से फ्रांस ने भी अपने समय में बहुत से देशों को, बहुत से छोटे बड़े नेशंस को ऑक्युपाई किया था एंड दोज वर रिगार्डेड एज द फ्रेंच कॉलोनी, उनको फ्रेंच कॉलोनीज कहा जाता था। एंड एग्जाम्पल्स लाइक अल्जीरिया, टूनिशिया एंड मोरक्को, ये सब फ्रांस की कॉलोनीज थी, फ्रांस के कंट्रोल में, उनके टेक ओवर में थी। तो हुआ क्या कि वहाँ से जिन लोगों को ले आया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम देम, उनसे काम करवाने के लिए, यानी कि सर्वेंट बनाकर उनको ले आया जाता था, तो इनको एमिग्रेंट्स कहा जाता है, यानी जो लोग बाहर से किसी दूसरे देश में आते हैं। तो इन एमिग्रेंट्स ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया क्योंकि दे वर फ्रॉम अल्जीरिया, टूनिशिया, मोरक्को, डिफरेंट रिलीजियस एंड रीजनल बैकग्राउंड, वो अलग अलग रिलीजियस और रीजनल बैकग्राउंड के थे, तो इन्होंने इसका विरोध किया। एंड इन 1960s फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर। ये कब हुआ था? 1960 की अगर बात की जाए तो फ्रांस में वर्कर्स की बहुत कमी आ गई थी, काफ़ी हद तक की शॉर्टेज हो गई थी। एंड देयरफॉर हैड प्रोवाइडेड वीज़ाज फॉर दीज एमिग्रेंट्स टू कम एंड वर्क इन द कंट्री। तो फ्रांस ने क्या किया, इन एमिग्रेंट्स को वीज़ा दे दिया, ये जो दूसरे देश के थे, अल्जीरिया, टूनिशिया और मोरक्को, जो कि फ्रांस की ही कॉलोनी रहा करती थी, वहाँ के सिटीजन्स को, वहाँ के नागरिकों को वीज़ा दे दिया सो दैट दे कैन बी अलाउड टू मूव टू फ्रांस, ताकि वो अपने देश से फ्रांस आ सके, ताकि फ्रांस में जो वर्क फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। द डॉटर्स ऑफ दीज एमिग्रेंट्स ऑफन वेयर हेड स्कार्फ वाइल अटेंडिंग स्कूल। तो ये जो एमिग्रेंट्स थे, जो इन देशों से आए थे, जो अपने देश को छोड़कर यहाँ आए थे, उनको एमिग्रेंट्स कहा जाता है, हु मूव फ्रॉम देयर ओन नेशन टू सम अदर नेशन फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग अप न्यू सेटलमेंट, कोई नया घर और सेटलमेंट बनाने के लिए। तो ये जो एमिग्रेंट्स आए थे, इनकी जो बच्चियाँ, इनकी जो बेटियाँ होती थी, वो हेड पर स्कार्फ लगाया करती थी। However, with the passing of this new law, जब ये नया कानून पारित हो गया, they have been expelled from their school for wearing headscarf। उनको उनके स्कूलों से एक्सपेल्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने हेडस्कार्फ लगा रखा था। यानी कि जो भी अपना हेडस्कार्फ अगर नहीं उसको उतारती थी तो फिर उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था, अलाउड नहीं था। ऐसा कानून 2004 में पास किया गया फ्रांस में, दैट वुड नॉट प्रमोट एनी रिलीजियस आइडेंटिटी, एनी रिलीजियस सिंबल or any such thing that is clearly visible, that is clearly noticeable and that is a kind of promotive agent for any religion। जो किसी भी धर्म के लिए एक promotive agent का काम करे, या कोई ऐसा साइन या सिंबल जो किसी धर्म को साफ दूर से ही उसको प्रसारित करने लगे, उसको दिखाने लगे, इस तरह की किसी भी चीज़ों पर उन्होंने 2004 में completely बैन लगा दिया था। And with this the chapter is over and hope that everything is clear to you all।